नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। पूरे ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 19 मई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। सुबह 11 बजे कोर्ट में फ्रेश याचिका चारों वादिनी महिलाओं ने दाखिल की थी। इससे पहले सुबह विष्णु जैन के साथ 4 वादियों ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन भी किए और इस दौरान विष्णु जैन ने कहा कि केवल शिवलिंग वाली आकृति ही नहीं बल्कि पूरे परिसर की साइंटिफिक जांच होगी तो एक एक कर सच्चाई बाहर आएगी। भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर कब मस्जिद बनाई गई? उन्होंने कहा कि 3 गुंबद के नीचे मंदिर के शिखर हैं और वेस्टर्न वॉल की आदि जांच हो। पूरा परिसर हिंदू मंदिर का है। और इससे पहले शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। दूसरी जो है याचिका के लिए हम लोग जो है आगे कदम बढ़ा लिए हैं। अब हम संपूर्ण जो अराजी नंबर 9130 का है संपूर्ण उसका वैज्ञानिक हम लोग चाहते हैं जो है। और यही नहीं, कई पूरा का पूरा जो कि मंदिर ही है उसका जो शिखर जो हिंदू मंदिर का शिखर है 3 शिखर है और इसके ऊपर वह जो है डोम बनाया गया, उसके ऊपर जो गुम्बद बनाया गया है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह खास तौर से है जो शिवलिंग की जांच की बात है, वैज्ञानिक जांच की बात है और ऊपर जो मटेरियल लगा इन दोनों की जांच हो ताकि उसका लाइफ और इसका उम्र दोनों का अंतर हो सके। और तीसरा बिंदु है जो गुप्त जो तहखाने हैं उनको खोला जाए। चौथा जो पश्चिमी दीवार जो तोपों जो है 1669 में तोपों से तोड़ दिया गया था, हमारे वह दीवार जो है मंदिर के ही है। और तो और जो उन मोटी दीवारों पर जो 3-4 फीट मोटी दीवारों पर आज हम लोगों ने एक नई याचिका जो है दाखिल किया है जिसमें पूरा ज्ञानवापी परिसर का पुनः जो है एएसआई सर्वे की मांग हम लोगों ने रखा है माननीय न्यायालय के समक्ष। जो है इसमें तमाम जीपीआर सिस्टम या जो भी रडार टेक्निक है, जो भी उनके पास वैज्ञानिक जांच के जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये पूरे ज्ञानवापी परिसर चूँकि शिवलिंग की जांच के लिए एएसआई जो है वो ऑर्डर उच्च न्यायालय ने कर दिया है। लेकिन अब हम लोगों ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के जांच की मांग आज हम लोगों ने किया है, जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया जो है मुस्लिम पक्ष ने लगाया था, जिसको माननीय न्यायालय ने ऑब्जेक्शन के लिए 19 मई का समय दिया है और 19 मई के ऑब्जेक्शन के बाद 22 मई को इस पे पुनः सुनवाई होगी। सारे मुकदमे जो है 22 मई को, चाहे वो टीए का मामला हो, राखी सिंह का मामला हो या जो है ये एएसआई का मामला हो, सारे जो है 22 तारीख को सुनवाई होगी इस पे। सीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट उसमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। कोर्ट ने सील करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा है कि जो भी इसमें फर्दर सर्वेक्षण होना है या जो भी ऑर्डर्स होने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मांग को लेके हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को यह आदेश पारित किया दैट यू परस्यू योर रेमेडीज एज पर लॉ। आप लॉ के तहत अपनी रेमेडीज को परस्यू करिए, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए थे। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज किया तो उस मांग को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन में और कंप्लायंस में ये 12 मई का ऑर्डर पारित किया। संपूर्ण परिसर की जो जांच की बात, सर्वे की बात करें, उसका आधार क्या है आप लोग का? उसका आधार ये है, उसके लिए बहुत बड़ा लिटरेचर है, चाहे वो एएस अल्ट्रेकर की किताब हो, चाहे जितने यहाँ पे ट्रेवलर्स आए हैं, चाहे जितने यहाँ पे राणा पीबी सिंह की किताब हो और साथ ही साथ डीएम वॉटसन का लेटर हो, जितनी यहाँ पे पौराणिक चीजें हैं वो आधार है जिसका सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है। साथ ही साथ जो तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है ये चीख चीख के कह रही है। मैं इस बात को बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, इसलिए उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। जो इनके 3 गुम्बद है तथाकथित मस्जिद के, वो आज भी हिंदू मंदिर की दीवार पे खड़े हुए हैं। और जो नीचे सर्वे की जिसके आपने पूछा इसका आधार क्या है, जो कमीशन की कार्रवाई हुई, कमीशन की कार्रवाई में जो तथ्य मिले हैं वो इसका सबसे बड़ा आधार है। जो सारे खंबे और पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे और पिलर्स हैं। उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, संस्कृत के श्लोक बने, घंटियां बनी हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने, डमरू बने हैं। भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है कि वहां से मस्जिद का ओरिजिनल जो मंदिर का ओरिजिनल कैरेक्टर उसको छुपाया जा सके। तो इसीलिए ये किसी तरह की कोई मस्जिद नहीं है, एक हिंदू मंदिर को आप मस्जिद के रूप में यूज कर रहे हैं जो लीगली इम्परमिसिबल है, क्लियर कट केस ऑफ एनक्रोचमेंट है और इसीलिए ये हमने आज एप्लीकेशन मूव की।
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से कांग्रेस को एक नया जीवन दान मिल गया है। कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी एकता की लौ फिर से जलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी क्षेत्रीय दलों का साथ देगी। साथ ही उन्होंने यूपी को लेकर कहा कि विपक्ष में सपा मजबूत है तो टीएमसी सपा का साथ देगी। अब इसको लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। लखनऊ के सदर क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा का उद्घाटन सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने किया। मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक का परिवार लगातार बड़ा हो रहा है। प्रदेश में आज सभी शाखाएं फायदे में हैं और इन नई शाखा में 500 बैंक अकाउंट खुलवाने का लक्ष्य रखा गया है। जल्दी उसको पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग फैसिलिटी एट योर डोर स्टेप, उसको लेकर, लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, सभी बैंकें कोऑपरेटिव क्षेत्र की इसमें काम कर रही हैं और इसमें नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। और मुझे आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से बैंकिंग के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमारी सभी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं लाभ पर हैं और इस वर्ष 112 करोड़ का लाभ अर्जित उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने किया है। आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का शहरों में हर मोहल्ले में इसकी रीच बढ़े और सभी व्यवसायी, कारोबारी और उद्योगपति इस बैंक की सेवाओं का लाभ उठाएं और नित नए जो नवीन तरीके से टेक्नोलॉजी जोड़ रहे हैं, जिसमें यूपीआई है और तमाम ऐसे बैंकिंग है, डिजिटल लेन देन की सुविधाएं हैं, उसको हम जोड़ते हुए राष्ट्रीयकृत जो बैंकें हैं, नेशनलाइज बैंकों से भी बेहतर सुविधा देने का वादा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। आपको बता दें कि देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इस कड़ी में आगरा के सूर सदन सभागार में रोजगार मेला आयोजित हुआ, जिसमें 5 विभागों के 321 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो वहीं रोजगार मेले को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी अब तक करीब 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे चुके हैं और इस मौके पर तमाम विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हम लोगों को 10 लाख रोजगार का इन्होंने सपना दिखाया और उनमें से एक हम अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस चीज का मौका मिला। मुझे बहुत बहुत खुशी हो, हमारे परिवार को बहुत खुश हुई है कि उन्होंने मुझे इस चीज का मौका दिया। और मेरा भारत सरकार की तरफ से भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पर चयन हुआ, इससे आज मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू खत्म किया, मेन चीज है जिससे आज मैं यहाँ पे पहुँच पाई। अब कितने समय से तैयारी कर रही थी, इस दौरान कितनी मुश्किलात सामने आई और आज फाइनली जब जॉब मिल गई है किस तरह का रिएक्शन है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सबसे पहले जो भी तैयारी करते हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। मतलब मुझे 5-6 साल हो गए थे तैयारी करते हुए, फाइनली आज आप देख रहे हैं। देखिए, अक्टूबर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तय किया गया था कि जो केंद्र सरकार में 10 लाख पद खाली है, जो शायद आज़ादी के बाद कभी नहीं भरे गए होंगे, उन्हें हमें इस दिसंबर तक भरना है। ये 5वां रोजगार मेला है अक्टूबर के बाद। अब तक करीब 3,60,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरी मिल चुकी है। अगले 6 महीने में हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक जो बाकी बची हुई करीब 6.25 लाख नौकरियां हो करके जो 10 लाख का टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है पूरे देश में रोजगार देने हैं केंद्र सरकार में, वो हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। आपको बता दें कि देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इस कड़ी में आगरा के सूर सदन सभागार में भी कार्यक्रम हुआ। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी,
जिन्होंने हम लोगों को 10 लाख रोजगार का इन्होंने सपना दिखाया और उनमें से 5 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई द केरल स्टोरी फिल्म का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में कानपुर की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला पांडे ने अपनी महिला समर्थकों समेत फिल्म द केरल स्टोरी को देखा। फिल्म को लेकर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई द केरला स्टोरी का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में कानपुर की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला पांडे ने अपनी महिला समर्थकों समेत फिल्म द केरला स्टोरी देखी। फिल्म को लेकर इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अपने शहर की जितनी बच्चियां उनको मैं सर्वप्रथम दिखाऊं, जो चीज इसमें हमें जिसने बताया है, तो हमें अपनी रक्षा करना खुद आता है, तो हम अपने बच्चियों को या अपने को या अपनी बहुओं को या अपने बेटों नाती पोतों सबको दिखा के फिर मैं बात करूँगा। आज आप कितने पदाधिकारी लोग यहाँ? हमारा पूरा संगठन है। ये तुम लोग कितने पदाधिकारी, हम लोग इतने झुआ भरे हैं, कितना बताओ। कितने लोग आएंगे? सब आ रहे हैं, जितना टकजय पूरा बुक है। द केरला स्टोरी की सब तरफ चर्चा है, तो इसमें बहुत अच्छी सीख दी गई है और एक समाज की जो भयावह सच्चाई है, वो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। माताओं को, बहनों को, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। आज सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के हम सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मूवी को सामूहिक रूप से देखने आए हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इस फिल्म को देखें। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद मूवी लगातार विवादों में रही। हालांकि फिल्म के रिलीज होने के बाद कुछ राज्यों में इसे बैन किया गया तो कुछ राज्यों में टैक्स फ्री। फिलहाल 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और दर्शकों के बीच खासा पसंद की जा रही है। यूपी के वाराणसी में भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में इंसाफ के लिए अब किन्नरों ने भी आवाज बुलंद की है। आकांक्षा दुबे की मां को लेकर किन्नर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची और न्याय की फरियाद लगाई। आकांक्षा दुबे की मां के साथ किन्नरों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग रखी है। आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए, उनकी मां को न्याय मिलना चाहिए। अगर से न्याय नहीं मिलता है तो हम सब किन्नर समुदाय मिलके पूरे भारत में जितने किन्नर हैं सब जगह संदेश पहुंचाएगा, जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम पूरे प्रशासन के विरोध में हम सब बयान देंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में इंसाफ के लिए अब किन्नरों ने भी आवाज बुलंद की है। आकांक्षा दुबे की मां को लेकर किन्नर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची और न्याय की फरियाद लगाई। आकांक्षा दुबे की मां के साथ किन्नरों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सुनिए। समर सिंह सबसे बड़ा आरोपी है और आकांक्षा दुबे का शोषण करता था और उसको प्रताड़ित करता था, उसको कैद करके रखा था। बेचारी अपनी गुहार कह रही थी और वो अपना बयान भी दे रही वीडियो पे कि कुछ हमें होता है तो जिम्मेदार समर सिंह है। तो समर सिंह के क्यों नहीं एक्शन लिया और एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जितने उसमें सरगना में जो लोग फरार हैं, जो लोग साथ में मिले, जिसने होटल छोड़ा, जिसने वहाँ पे लोग मौजूद थे, वो लोग फरार हैं। समर सिंह के लिए हम चाहते हैं कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए, उनकी मां को न्याय मिलना चाहिए। अगर से न्याय नहीं मिलता है तो हम सब किन्नर समुदाय मिलके पूरे भारत में जितने किन्नर हैं सब जगह संदेश पहुंचाएगा, जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम पूरे प्रशासन के विरोध में हम सब बयान देंगे। इसलिए कि अभी तक बिटिया को ना न्याय मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी चीजें नहीं आई हैं कि लोग आरोपी जो लोग फरार हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो हम सब किन्नर समुदाय मिलके हम इस मां के साथ हैं। आकांक्षा दुबे की मां ने भी इस दौरान खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि आखिर किन्नरों का समर्थन उन्हें कैसे मिला, साथ ही बताया कहां तक पहुंचा है केस। आज मैं किन्नर समुदाय के साथ आई थी सीपीसी ऑफिस, उनसे ये पूछने के लिए कि मेरी लड़की को न्याय कब मिलेगा और मेरी लड़की का फॉरेंसिक रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट और मोबाइल, अभी तक ना बिसरा रिपोर्ट आया, ना फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, ना तो मोबाइल अभी तक मेरी लड़की का खुला है।
जबकि 1 महीने फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जानी चाहिए, दूसरा रिपोर्ट आ जाए 2 महीना 25 तारीख को 2 महीना हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं आया मेरे पास, ना मोबाइल खुली है। तो वही मैं पूछने गई भाई मेरी नहीं अगर मोबाइल खुल रही है तो मोबाइल मेरी लड़की की मेरे हाथ में दी जाए, मेरी लड़की को मोबाइल मेरे हाथ में दी जाए और फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट भी उसकी भी मुझे दी जाए, उसमें क्या या क्या नहीं उसकी भी अच्छे से जांच मुझे दिखाई जाए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है यहाँ के प्रशासन के ऊपर, मुझे सारनाथ प्रशासन पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। आश्वासन मुझे दिए बोले हाँ न्याय मिलेगा, मैं जांच कर रहा हूँ, बस यही, ये तो हर बार मुझे यही बोलते हैं, हाँ हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, न्याय मिलेगा, बोलते अरे खुदकुशी है। कैसे आप लोग बोल दे रहे खुदकुशी है, कैसे बोल दे रहे खुदकुशी है? मेरी लड़की का हत्या हुआ है, हत्या की गई, कोई बैठ के बेड पे खुदकुशी करेगा? अब क्यों खुदकुशी करेगी? जब दुख तकलीफ मुसीबत काट के जब इतने ऊंचाई पहुंची तब जब दुख काटी तब तो नहीं करी, आज जो मुकाम हासिल वो मुकाम पे पहुंचे तो आत्महत्या कर लेगी वो? पार्टी करके एंजॉय करके कोई आत्महत्या कर लेगा? मारी गई है मेरी लड़की, मेरी लड़की को समर सिंह ने और संजय सिंह, संदीप सिंह, अनुराधा, संजय, अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, होटल मैनेजर, इसमें सब मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं, सब ये लोग मिलकर मेरी लड़की को मारे। बता दें कि गुलिस्ता एकता किन्नर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान किन्नर अपनी टीम के साथियों के साथ और आकांक्षा दुबे की मां के साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र सौंपा है। साथ ही हत्या की धाराएं तरमीम कर विवेचना की अपील की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हत्या की विवेचना नहीं की गई तो धरना करेंगी। ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगलवार को अयोध्या के हनुमान मंदिर में भव्य रूप से सजाया गया है। आपको बता दें कि मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी मंदिर का गर्भगृह अनेक प्रकार के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। आपको बता दें कि पौराणिक सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी आश्रम में श्रृंगार आरती में सैकड़ों भक्तों ने अपने आराध्य हनुमंत लाल का दर्शन कर आरती में भाग लिया। इस अवसर पर महंत रामदास ने बताया कि हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युगों में है और इनके भक्त को कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं और इस कड़ी में मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में बैठक की, जिसमें 24 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान बैठक में स्थायी निर्माण के कार्यों की भी समीक्षा हुई। आपको बता दें कि प्रदेश में महाकुंभ मेले को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए थे। आप अवगत हैं कि दिसंबर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी संबंधित विभागों के विभागीय मंत्रियों के साथ, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव महोदय के साथ, मुख्य सचिव महोदय के साथ एक महाकुंभ 2025 के लिए एक विजन और परिकल्पना निर्धारित की गई थी और उसके पश्चात अनुपूर्वक गत वर्ष के अनुपूरक बजट में बजट आवंटन हुआ था और इस साल के वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए भी बजट आवंटन हुआ है। स्थायी परियोजनाओं को पहले चरण में लिया जा रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर 2024 तक कार्य गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करने के लिए निर्धारित। बाराबंकी के राम सनेही घाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिर्फ 2 डॉक्टर चला रहे हैं। आपको बता दें कि इस अस्पताल को राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने गोद ले रखा है, जिसके बाद भी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियां होती हैं। ताजनगरी आगरा में G20 समिट चलते तमाम विकास कार्य हो रहे हैं और इस कड़ी में पिछले कई वर्षों से जीर्णोद्वार की प्रतीक्षा कर रहे VVIP रोड पर बने ROB का कायाकल्प हो रहा है, जिसके चलते लगभग 30 दिन तक आवागमन बंद रहेगा और ROB के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश शासन 2 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित किए हैं। देहरादून में वन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि धार्मिक अवैध अतिक्रमण को हटाने के बाद अब उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, जिनके कार्यकाल में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ और इस बात की जानकारी नोडल अधिकारी मधुकर धकाते ने दी।
कर रहे हैं। ये अभी हमारे प्रायोरिटी में जो आप बता रहे हैं कि ऐसे अधिकारी या ऐसे कर्मचारी जिनके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण हुआ है, उसका चिन्हीकरण कार्य जो है हमारे फेज 2 में हम लोग कर रहे हैं। वो हमारे उसमें कि किस के अधिकारी के जो कार्यकाल में कौन सा निर्माण हुआ है, उसके लिए सैटेलाइट इमेजेस और जो है ड्रोन्स की जो है वर्तमान इमेजेस है, पहले क्या था और वर्तमान में क्या है, तो ये उसका जो है चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है। बागेश्वर के कपकोट तहसील के कई क्षेत्रों में विचित्र प्रकार का पशु रोग फैला हुआ है, जिसके कारण 5 दर्जन से ज्यादा पालतू पशु इस विचित्र बीमारी की चपेट में आकर मर चुके हैं। विचला दानपुर से लेकर रामगंगा घाटी के अंतिम गांव तक पालतू पशुओं की मौत से पीड़ित पशुपालकों में हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं बागेश्वर जिले का पशुपालन विभाग प्रभावित गांवों में नहीं पहुंच पा रहा, तो वहीं विचला दानपुर क्षेत्र में फैला पशु रोग धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रहा है। उधर उत्तरकाशी में कल एक व्यक्ति ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीगाड़ के आसपास सड़क हादसे के संबंध में 112 पर फर्जी कॉल करके झूठी सूचना दी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन, फायर और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं और आसपास की तलाशी जारी की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए एसपी ने सूचना देने वाले की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं मामले में पुलिस ने जानकारी चिट्ठी से युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को राजाजी नेशनल पार्क भेजा गया है, जिसे विभागीय पशु चिकित्सकों की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। तो वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि बाघिन की उम्र 10 साल है, जिसे स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद राजाजी नेशनल पार्क भेजा गया। और चलिए अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। आगरा में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के मकान में लाखों की चोरी, घर से बाहर था परिवार, पड़ोसियों ने दी पुलिस को जानकारी। फतेहपुर में बीमारी से तंग आकर महिला ने कुएं में लगाई छलांग, हुई मौत, रेस्क्यू कर शव को निकाला गया बाहर। गोंडा में जमीन घोटाले के आरोपी की हुई पुलिस कस्टडी में मौत, पेशी से था एडवोकेट, पुलिस कस्टडी में मृतक ने शौचालय के बहाने एसिड पिया। इटावा में दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, वीडियो वायरल, युवक को किया गया पुलिस के हवाले, लेकिन युवक पर ही पुलिस ने धारा 151 लगाई। आगरा में नवनिर्मित सड़क के उखड़ने का वीडियो वायरल, जनता में आक्रोश, जिला पंचायत सदस्य और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बीच नोकझोंक। बिजनौर में पुलिस ने विशाल भंडारे का किया आयोजन, बिजनौर पुलिस अधीक्षक और एसपी ने स्वयं अपने हाथों से राहगीरों को कराया भोजन। मुजफ्फरनगर में विजय जुलूस रोकने को लेकर पुलिस से नोकझोंक, हिस्ट्री शीटर सहित 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिजनौर में आशा और संगीनी स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही महिलाओं ने किया प्रोटेस्ट, वेतन न मिलने के कारण उठाया कदम, आर्थिक तंगी से परेशान। अलीगढ़ में पारिवारिक कलह के चलते आपस में भिड़े लोग, 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर, 2 लोग घायल, घटना का वीडियो हो रहा वायरल। कुशीनगर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिस को लगी गोली, 2 आरोपी घायल, 2 कट्टा कारतूस, बाइक बरामद। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।